नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, मैं जानती हूँ। अपनी तैयारियों में मस्त रहना ही हम विद्यार्थियों का। अपने आप को विद्यार्थी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हर वक्त, हर घड़ी, हर सेकंड हमें सीखने को ही मिलता है। और जो सीखना जानता है वो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज तो करता है, ज्ञानवर्धक तो बनता ही बनता है, और बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा भी पाता है। जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले कुछ चीज़ें नई नई सीखी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे मंच नॉकआउट एजुकेशन पर। एक ऐसा मंच जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है और कोशिश कर रहा है, समझ रहा है। हाँ, एक तो चीज़ें हैं जो हमें करनी है ना? हमें यूपी पुलिस का सिलेबस चेक करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। मैंने लास्ट में समास के अंदर थोड़ा सा वर्कशीट पोर्शन छोड़ा था कि किसी ने आकलन का उत्तर दिया है या नहीं। मैं तो आपको उत्तर अवश्य दूंगी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे ध्यान है। और उपसर्ग प्रत्यय के नोट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं, वो भी मैं आपको लिंक में डाल दूंगी। कुछ चीज़ें हमें देखने में, पढ़ने में बहुत पसंद आती हैं। साहित्य से लगाव रखना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। साहित्य कोई भी लैंग्वेज में हो, कोई भी भाषा में हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर वन, क्यों? नंबर वन, किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, सीखने को बहुत कुछ देती हैं। हर किताब का अपना एक अर्थ और महत्व होता है। हमें कहाँ इंटरेस्ट है या हमारी रुचि किस में है, ये हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की लग्न हमें कवि भी बनाती है, नॉवेलिस्ट भी बनाती है, अर्थात उपन्यासकार। ये मत सोचिएगा हर वक्त इंग्लिश के शब्द यूज करती हूँ, बहुत करने पड़ते हैं क्योंकि चैनल पर सारे एक जैसे तो नहीं है ना, बहुत अलग अलग किस्म के हैं। सबको हिंदी शुद्ध नहीं आती, तो मुझे थोड़ा मिक्सचर बोलना पड़ता है। हमेशा बोलती हूँ मैं कि हिंदी मिला जुला है आज का, एक समांतर रूप हम हिंदी का प्रयोग नहीं करते। हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो अलग अलग भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है ना? तो उस अलग अलग प्रयोग को हम किस रूप में लेंगे, ये तो हम पर ही निर्भर करता है। एक मिनट, हाँ, मैं डस्टर और अपना मार्कर ले आऊं। चलिए, डस्टर और मार्कर तो हमारा आ गया। अब हम बात करेंगे अपने नए पाठ के बारे में। हमारा नया पाठ क्या है? संज्ञा। क्या हंस रहे हो? है ना? यही सोच रहे होंगे कि मैडम क्या टॉपिक लेके आई है बच्चों वाला। लेकिन ये बच्चों वाला टॉपिक भी ना बहुत काम की चीज है, यहाँ से हमें बहुत घुमाता है। इसकी एक अलग से वर्कशीट करेंगे। डीएसबी की, राजस्थान जुडिशरी की जो भी तैयारी कर रहा है या कर सकता है, उसमें संज्ञा अवश्य आती है। बहुत सारी पुलिस के एग्जाम्स में भी, स्पेशली आईएएस, यूपीएससी, एमपीएससी, इनके अंदर भी संज्ञा और उससे रिलेटेड या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संज्ञा को जितना आप आसान या मजाक में लेंगे, हो सकता है वो आपके लिए कंफ्यूजन बन जाए। तो उसे कंफ्यूजन मत रहने दें, बल्कि उसको तोड़ने का साधन बनाएं। और वो साधन कहाँ है? मेरे पास। कौन से मंच पर? नॉकआउट एजुकेशन पर। आज हम करेंगे संज्ञा। है ये बच्चों का खेल, जानती हूँ, है ये बच्चों का खेल जानती हूँ। कहीं ना कहीं मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ। समय समय पर मैंने भी परखा है, संज्ञा खेल नहीं, एक सच्चा पर्चा है। जब जब धीरे धीरे गहराई में हम जाते हैं, तभी तो संज्ञा क्या है ये जान पाते हैं। तो संज्ञा को जानने के लिए आवश्यक है कि आप मेरे साथ पढ़ें कि संज्ञा किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। आमतौर पर संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, हम आसानी से बता सकते हैं। छोटे बच्चों को तो रटाई भी जाती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, मैंने लिखा भी है कि यहाँ शायद संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। नाम तो है, पर उस नाम का रूप हम किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। संज्ञा के भेद कैसे आते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। संज्ञा में पूछ लेते हैं ममत्व शब्द जो है वो किससे जुड़ा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। आमतौर पर हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा है। हाँ है, लेकिन किस तरह से, वो भी आवश्यक है। देखो, अब संज्ञा क्या है ये तो मैंने आम भाषा में या छोटे बच्चों की भाषा में बता दिया। खेल खेल में पढ़ लेते हैं। खेल भी तो एक मजेदार चीज है ना। कभी हार है, कभी जीत है, जिंदगी की यही रीत है। हार के बाद ही जीत है। तो हमें हारना भी है, पर
उस हार को जीतना भी है। कैसे? किसी ने ना, विद्वान ने कहा है कि फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। हाँ ठीक है, लेकिन जब तक हम हार का स्वाद नहीं चखते ना, तो हमें जीत का मजा नहीं आता। जीतने वाला तो हाँ मैं तो जीत गया, लेकिन हारने वाले के पास एक्सपीरियंस, अनुभव दुगना हो जाता है। पहले वाला भी, दूसरे वाला भी, जिसमें उसने जो गलतियां की उसको दोहराता नहीं, उल्टा प्लस चीजें करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आता है। हमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, पर इतना भी नहीं कि लोग हमारी हंसी उड़ाए। चलिए, अब मैं नॉकआउट एजुकेशन की ओर से आप सभी के लिए क्या पढ़ा रही हूं? संज्ञा। तो ध्यान से पढ़ना मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जानने वालों। देखो, संज्ञा क्या है? वैसे तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ मैंने यहाँ क्या लिखा है? नाम। हाँ, नाम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जगह का, भाव का, गुण का, व्यथा, किसी भी रूप में। देखो, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, दशा अथवा भाव के नाम को या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। आप सभी को समझ में आया होगा। अब व्यक्ति, मैं क्या करती हूं, यहां आपको कुछ उदाहरण लिखती हूं, समझ लीजिए। ये एक गुड़िया है, ड्राइंग अच्छी है, लेकिन अभी के लिए बस जल्दी जल्दी में यह हम कर लेते हैं। हाँ, हम लिखते हैं यहां, यह एक गुड़िया है। इसकी विशेषता है कि यह बोलती है। इसको जापान की एक नामी कंपनी ने बनाया है। चलिए, यह एक क्या है? गुड़िया है। गुड़िया आ गया संज्ञा। इसकी विशेषता है कि यह बोलती है, यहां इसका आ गया गुण। और इसको जापान की एक नामी कंपनी ने बनाया है। देखो, जिन वर्ड्स को मैंने, या कहूं कि शब्दों को मैंने चतुर्भुज रूप में डाला है, वो सारे क्या है? संज्ञा है। और हर संज्ञा का अपना एक भेद भी है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको एक उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहती थी। पिक्चर कॉम्पोजिशन किया है क्या? चित्र वर्णन किया है क्या? नहीं किया तो कोई ना, मैं सिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार होता है सीखने में भी और करने में भी। चलिए, अब मैं आपको एक पिक्चर देती हूँ। उस पिक्चर में आप समझ लीजिए, महात्मा गांधी की तस्वीर है। महात्मा गांधी पर आपको 10 लाइनों का एक अनुच्छेद लिखना है। अब क्या लिखेंगे? यह भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनका जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ है। इनकी माता का नाम, पिता का नाम करमचंद है और माता का नाम पुतलीबाई है ना। और इनकी माता जी थी, वो एक साधारण महिला थी, घरेलू महिला थी, और इन्होंने कई आंदोलन किए, जिनमें असहयोग आंदोलन बहुत प्रसिद्ध रहा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं से हुई 1942 में, 1942 में। तो महात्मा गांधी का नाम हमने यहाँ लिखा, उसको हमने चित्र वर्णन माना और उनके ऊपर कई सारी बातें लिख दी। महात्मा गांधी का खुद का नाम आया, पिता का नाम आया, माता का नाम आया, उनका जन्म स्थान आया। पोरबंदर कहाँ है? देख लेना भाई, मैं तो बता ही दूंगी, खुद भी देख लो। और स्वतंत्रता आई, शब्द है ये, है ना। आंदोलन आया, कई अनेक शब्द आए, और हर शब्द का अपना एक अर्थ भी है, महत्व भी है। महात्मा गांधी क्या है? व्यक्ति विशेष। करमचंद जी क्या है? व्यक्ति विशेष। पुतलीबाई क्या है? व्यक्ति विशेष। ये जगह का नाम क्या है? व्यक्ति विशेष। स्वतंत्रता क्या है? गुण। आंदोलन क्या है? कार्य। देखो, ये सारे किस में आ गए? संज्ञा में आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर शब्द का इस महात्मा गांधी जो हमने ऐसे लिखा था उससे जुड़ा होना इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, और इनकी महत्ता भी अपने आप में कहीं ना कहीं दिख रही थी। तो जब गुण
भाव, स्थिति, स्थान, वस्तु का नाम आया और ये अपने आप में कहीं ना कहीं विशेष भी हुए, तो इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे हम? संज्ञा। क्या बोलेंगे हम? संज्ञा। किस तरह बोलेंगे हम? संज्ञा। जब गुण बताया, भाव बताया, तो अब हमने परिभाषा भी पढ़ ली। परिभाषा के दान पर हम संज्ञा को निम्नलिखित आधारों पर भी पहचान सकते हैं। आधार क्या है? एक तो ये कि संज्ञा शब्द प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है। कोई बता सकता है प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक का मतलब क्या है? प्राणीवाचक जिस वस्तु व्यक्ति में जान हो और यह निर्जीव, निर्जीव और सजीव। प्राणीवाचक क्या हो गए? सजीव। और अप्राणीवाचक क्या हो गए? निर्जीव। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो संज्ञा के शब्द हैं वो प्राणीवाचक भी हो सकते हैं, अप्राणीवाचक भी हो सकते हैं। दो प्रकार हम इनके मानते हैं। प्राणीवाचक में कौन कौन आएगा? आदमी, पशु, पक्षी, महिला। और अप्राणीवाचक में क्या आएगा? पुस्तक, नदी, पेन, डस्टर, शामपट, है ना, मेरा चश्मा, आदि आदि। जो निर्जीव हैं अर्थात जिनमें जान नहीं है वो अप्राणीवाचक है। जो सजीव हैं अर्थात चल फिर सकते हैं, भाव प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हुए नजर आ जाते हैं, रोबोट की मूवमेंट प्राणीवाचक में काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा की बात आती है तो हम संज्ञा के भेदों पर जाते हैं, लेकिन संज्ञा के भेदों से पहले हम कुछ वाक्य कर लेते हैं। उन वाक्यों के द्वारा हम ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि क्या हम संज्ञा निकाल सकते हैं। कहते हैं ना, परिभाषा के दी है तो परिभाषा के आधार पर एक आकलन भी तो हो जाना चाहिए। आप कैसे निकालेंगे, वो कौन से भेद में आएगा, मैं ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो मैंने कहा ना, आइए जानते हैं। क्या? संज्ञा के कुछ मैं वाक्य लिखती हूँ, उस वाक्य में हम खाली संज्ञा को समझेंगे, संज्ञा के भेद को नहीं। जब भेदों पर आएंगे तब हम देखेंगे कि भेद क्या है। जैसे भारत हमारा देश है। हर अध्यापक इस वाक्य को एक बार अवश्य करवाता है। ठीक है। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। ठीक है। मिठाई राजा साहब को मना है। भैया की बोली कितनी मीठी है। कक्षा में 35 बच्चे हैं। चलो, अब आपसे ये कह दिया जाए इनमें से खाली क्या करना है, आपको संज्ञा छांटनी है। तो एक अध्यापक जब संज्ञा की परिभाषा कराता है तो आपसे बोलता ही है ना, चलो बच्चों संज्ञा छांट के दिखाओ, पता लगे किस किस को आया है कि नहीं। अब भाई हमें तो आया नहीं आया, लेकिन सबको आना चाहिए। उस वक्त जब हमें सिखाया जाता था ना, तो हम तो कभी कभी गुम भी हो जाते थे। उस वक्त हमें बहुत टॉपिक मुश्किल लगता था, लेकिन जब अध्यापक बन के यहाँ खड़ी हुई ना, मैं कहा अरे बस इतनी इतनी सी बातें थी, मेरे को समझ में नहीं आती थी। सबके साथ होता है। चलिए देखो, पहला भारत देश, ये दोनों संज्ञा हैं। जयपुर गुलाबी नगर, ये दोनों संज्ञा हैं। मिठाई राजा, ये दोनों संज्ञा हैं। भैया मीठी, ये दोनों संज्ञा हैं। कक्षा, ये संज्ञा है। कक्षा, भैया, मिठाई, जयपुर, भारत देश, गुलाबी नगर, राजा, मीठी, ये सारी क्या है? संज्ञा है। चलो ये वाक्यों को एक बार याद रखना। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं आगे करूंगी ना भेदों के बारे में वर्णन, तो इन वाक्यों को अवश्य लूंगी। हर एक वाक्य को अलग अलग आधार पर लेके आपको बताऊंगी कि कौन सा भेद था और क्यों था। अब जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? समझना तो आवश्यक है, समझना ही पड़ेगा। जाएंगे कहाँ, पेपर जो क्लियर करने हैं। चलो, अब बात आती है संज्ञा के
भेदों की। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने हैं? कई बार मैंने देखा है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ लेते हैं, संज्ञा के भेद बताएं, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या आपसे पूछ लेते हैं कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो याद रखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। क्लोजअप कर दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी कहां, अभी तो सस्पेंस आया है। क्या ये टॉपिक कर तो लिया, लेकिन हमें आज तक ये बात मालूम ही नहीं थी कि संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर भी भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर भी। लेकिन इससे पहले एक और बात बताती हूं, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? पदों को। पद क्या होते हैं? शब्द। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का मेल, जिसका अर्थ क्या होता है? सार्थक। अर्थात वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वह शब्द है, तब तक शब्द है जब तक वह वाक्य में प्रयोग नहीं होता। जैसे शब्द क्या है? मोहन। मोहन अभी एक शब्द है क्योंकि इसका हमने प्रयोग किसी भी वाक्य में नहीं किया, इसका अपना भी अस्तित्व है, स्वतंत्र है। लेकिन यह पद कब बन गया? जब हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर लिया। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन क्या है? कर्ता है और संज्ञा भी है। लेकिन संज्ञा के किस रूप में है? पद के रूप में। किस रूप में है? पद के रूप में। अब सोचोगे पद क्या है क्या नहीं, पद परिचय एक बार अवश्य पढ़ लेना। पद परिचय का वीडियो देखो तो सही, पता लग जाएगा कि पद क्या है। और शब्द की वीडियो देखोगे तो शब्द और वर्ण की वर्ण। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, जब से मैंने अपने वीडियोस डालने शुरू किए हैं, कि हिंदी तथ्यपूर्ण भाषा है, लॉजिकल भाषा है। इसमें हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एक को आप बीच में से उठा के नहीं कर सकते, आपको संख्यात्मक रूप से यानी कि पंक्ति स्वरूप चलना पड़ेगा कि पहले क्या आएगा? बेस आएगा, फिर उसके बेस से शब्द बनेंगे, फिर शब्द से भाव बनेंगे, है ना। शब्द निर्माण विधि सीखेंगे, है ना, अलग अलग विधियां बताई मैंने, फिर उसके बाद इन सब के बारे में। तो हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप क्रम अनुसार चलेंगे तो आपको हिंदी बोलने, पढ़ने, लिखने, सीखने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब आप देखिए, संज्ञा क्या है? मोहन। और मोहन क्या है? कर्ता भी है। कर्ता क्यों है? क्योंकि कार्य करने वाला तो वही है ना। मोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ता है, यह इसकी क्रिया है, पढ़ना इसकी क्रिया है, और किताब इसका साधन। वो पढ़ रहा है क्या? किताब। कौन? मोहन, है ना। समझ में आई? तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब इतना समझ में आपको आ गया कि संज्ञा शब्द किसको, पदों को बोलते हैं। पद क्या होते हैं? शब्द होते हैं। शब्द कब हैं? वो पद किस रूप में हैं, और शब्दों के सार्थक स्वरूप को ही हम प्रयोग में, और सॉरी, वर्णों के सार्थक रूप को ही हम प्रयोग में लाते हैं। अब बात आती है संज्ञा के भेदों की। भेद किस आधार पर? अर्थ के आधार पर मैंने कितने कहे हैं? 5। उत्पत्ति के आधार पर मैंने कहे हैं 3। अभी वीडियो देखते देखते आपने पता लगा लिया होगा कि अर्थ के आधार पर 5 भेद कौन कौन से हैं, सभी जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक भी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। जैसे मैंने 2 प्रकार बताए संज्ञा के, कौन से? प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? एक बार मैं साइड हो जाती हूं, मैं यही हूं, कहीं जा नहीं रही हूं। आप इस चित्र को अच्छे से देख ले, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूं। ठीक है, देख रहे हैं ना सभी? क्या लिखा मैंने? संज्ञा के भेद, उत्पत्ति के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 5, व्यक्ति, गणनीय, अगणनीय,
व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह। और संज्ञा के प्रकार कितने बताए? 2, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक कौन से होते हैं? जिनमें प्राण होता है, सजीव होते हैं, चल फिर सकते हैं, भाव भी हमारी तरह प्रकट कर लेते हैं, आदमी, पशु, पक्षी, प्रकृति के कई रूप। और अप्राणीवाचक जैसे ब्रश, हमारा ये शामपट है ना, कोई भी फोटो, पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी, ये सारे क्या हैं? टेबल को वैसे मेज बोलते हैं, मेज, कुर्सी आदि ये सारे किस में आते हैं? निर्जीव में आते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अच्छे से चित्र को आपने एक बार देख लिया होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं। चलिए मैं आती हूं स्क्रीन पर वापस। तो मैं इसलिए गई थी साइड में, यही थी, बोल भी रही थी, ताकि आप एक बार इस चित्र को अच्छे से देख पाए। चलिए प्राणी और अप्राणीवाचक को हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए संज्ञा शब्द गणनीय, गणनीय जिनकी गिनती की जा सके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 25, 30, 35, 40 कितने भी हो सकते हैं। और अगणनीय जिसकी गणना न हो सके, उदाहरण के स्वरूप वायु, पानी, दूध इत्यादि। दूध की गिनती नहीं कर सकती, हम उसको 1 लीटर से मापते हैं, है ना। हवा की गिनती कर सकते हैं, 1 किलो हवा चल रही है, 5 किलो हवा चल रही है, नहीं ना, हवा की कोई गिनती नहीं है। क्या पानी की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब झरनों से कितना पानी बह रहा है, उसकी कैसे गिनती होगी? उनका मापन होगा। और कई कई वस्तुओं का तो मापन भी असंभव है। हाँ, आजकल बहुत सारे साधन या कहूँ कि मीटर वगैरह चल चुके हैं, जिनसे इनकी गणना कहीं ना कहीं काफी हद तक आसान हो गई है, लेकिन अभी भी वो अगणनीय में ही है, ठीक है। और ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां भी सेम रहेगी और यहां भी सेम रहेगी। इस बात को आप ना भूले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों भागों में एक जैसी ही रहेगी। अब यहां मैंने बता दिया गणना और अगणना का मतलब गणनीय। चलिए मैं लिख भी देती हूं, गणनीय जिनकी गिनती की जा सके और अगणनीय जिनकी गिनती न हो सके। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? गणनीय जिनकी गिनती की जा सके और अगणनीय जिनकी गिनती न की जा सके। अब एक चीज और, संज्ञा शब्द वाक्यों में 3 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। संज्ञा शब्द वाक्यों में 3 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। वो 3 प्रकार की भूमिका क्या होती है? संज्ञा शब्दों की भूमिका कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कर्ता, कर्म और कोई तीसरा बता सकता है? कर्ता, कर्म तथा पूरक। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला, और जो कार्य उसके द्वारा किया जाता है वो उसका कर्म होता है। और वो किसके पूरक है, अर्थात उसकी तुलना या उसके कंपैरिजन में या विपरीत में कौन होते हैं। जैसे उदाहरण लिखती हूं मैं, राम आता है, बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक हमें पढ़ाएंगे। अब राम, बच्चे, अध्यापक ये शब्द सारे के सारे क्या हैं? कर्ता हैं। राम, अध्यापक और बच्चे ये कौन है? कर्ता है। क्यों? अब वाक्य को ध्यान से सुनो। राम आता है तो राम खुद चलकर आ रहा है ना, तो ये कौन हो गया? कर्ता हो गया, है ना। बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चे बहुवचन है, बच्चा खेल रहा है तो एक हो गया, बच्चे खेल रहे हैं तो एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो क्या हो गया? बहुवचन। तो बच्चे और अध्यापक पढ़ाएंगे, अर्थात अध्यापक पढ़ाने आएंगे, तो सब अपना अपना कार्य करेंगे, करने वाले ये तीनों ही हैं, इसलिए क्या है? कर्ता की भूमिका में है, एक्शन रूप में, ठीक है। और हम चाय पीते हैं, उसने पत्र लिखा, अध्यापक जी ने बच्चों को पढ़ाया। चाय, पत्र, बच्चों को पढ़ाना। अब चाय पी तो पीना उनका कार्य हुआ, लेकिन उनका कर्म क्या है? चाय को पीना, ठीक है। बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाना उनका कार्य हुआ, लेकिन वो पढ़ा किसको रहे हैं? बच्चों को।
तो ये क्या हुआ, बच्चों को पढ़ाना उनका कार्य है, लेकिन पढ़ाया किसको, बच्चों को, तो साधन कौन था, बच्चे, तो कर्म बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है कि अलग से समझाऊं? अच्छा, ये डायग्राम उतार लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देती हूं, फिर उदाहरणों को लिख लिख कर समझा देती हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। भेदों के बारे में तो एक बार क्लियर हो ही गया, आपको समझ में आ ही गया। चलिए, मैं आपको असमंजस में नहीं रहने देती हूं, ठीक है ना। अरे, इसका तो दरवाजा खुल गया, ये लो जी, बंद कर दिया। देखो, राम आता है, ठीक है, हम चाय पीते हैं या पी रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, बच्चे खेल रहे हैं, उसने पत्र लिखा, ठीक है, अध्यापक पढ़ाएंगे, एंगे, इसमें क्या था, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब देखो, ये तो एकदम सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। राम क्या करता है, आता है। राम कौन हुआ, करने वाला अर्थात कर्ता, और आता है उसकी क्या हुई, क्रिया। अब राम चलकर आ रहा है, राम अपनी क्रिया खुद कर रहा है, किसी के द्वारा नहीं करवा रहा। तो यहां क्या हो गया, राम खुद करने वाला, और जो कार्य करने वाला होता है वो हमारी हिंदी की व्याकरणिक परिभाषा में क्या कहलाता है, कर्ता, और जो कार्य वो करता है हिंदी की व्याकरणिक परिभाषा में क्या कहलाता है, क्रिया, और जो कार्य के लिए साधन जुटाता है उस साधन को हम क्या कहते हैं, हमारा कर्म। ठीक है, अब बच्चे क्या हैं, कर्ता। कर्ता क्यों हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना उनकी क्या हो गई, क्रिया और कर्म दोनों। अध्यापक कौन है, पढ़ाने वाला, तो पढ़ाने वाला अर्थात कार्य करने वाला कौन हुआ, कर्ता, और पढ़ाएंगे उनकी क्या हो गई, क्रिया अर्थात उनका कर्म। ठीक है, अब यहां देखो, हम चाय पीते हैं, पीते हैं क्या है, क्रिया, कार्य करना, हम कौन है, कर्ता, कार्य करने वाले, लेकिन हम क्या कार्य कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो पीना हमारा क्या हो गया, चाय को कर्म, तो क्रिया और कर्ता के बीच में क्या आ गया, कर्म। उसी तरह से देखो, उसने क्या है, कर्ता, उसने पत्र लिखा, लिख कौन रहा है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिखना उसकी क्या हो गई, क्रिया, लेकिन वो लिख क्या रहा है, पत्र, तो पत्र लिखना, लिखना क्रिया है, पर क्रिया का रूप क्या दिखा रहा है, कर्म में पत्र लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका कर्म। तो देखा अपने संज्ञा में कर्ता, कर्म और उसका पूरक हमें अवश्य दिखाई देता है, क्योंकि इनके बिना तो वाक्य ही नहीं, और जब वाक्य में कर्ता ही नहीं होगा, कर्म ही नहीं होगा, तो क्रिया कैसे होगी, है ना। जरूरी नहीं हर क्रिया हम लोगों के द्वारा हो, प्रकृति के रूप में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अध्यापक क्या है, कर्ता, पढ़ा रहे हैं क्या है, क्रिया, लेकिन वो पढ़ा किसको रहे हैं, बच्चों को। उत्तर आया ना, किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, और बच्चों को पढ़ाने पर आवाज आया तो किसका था, बच्चों का कर्म। बच्चों को पढ़ाना उनका क्या है, कर्म, पढ़ाना उनका कार्य है, लेकिन पढ़ा किसको रहे हैं, बच्चों को या अध्यापकों को या बूढ़ों को, तो जिनको वो पढ़ा रहे हैं, जिनके लिए वो कार्य हो रहा है, वो उसका क्या हो गया, कर्म। मेरे हिसाब से आपको यहां तक संभवतः रूप में, घातक रूप में तो नहीं कहूंगी, संभवतः रूप में यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया है। इन चंद वाक्यों के द्वारा मैंने आपको ये बताया कि संज्ञा में कर्ता कर्म किस प्रकार प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से और उदाहरण कर लेते हैं। मैंने यहां आपको संज्ञा के भेद तो बता ही दिए, है ना। अब हम थोड़े से और उदाहरण कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, हम थोड़े से उदाहरण और कर लेते हैं। तो अब उदाहरण में देखो, मैंने लिखा है पुस्तक अलमारी में रखी है।
आप चाहें तो अपनी रफ नोटबुक में इन सभी को नोट कर सकते हैं, वीडियो को देखते वक्त भी, या मैं साथ साथ चल रही हूं तो समझते हुए, क्योंकि हर सेंटेंस के बाद मैं 1-2 सेकंड का गैप अवश्य लेती हूं। मोहन वह लड़की है। वे सैनिक हैं। देखो, वह कौन है? लड़की है। तो लड़की का पूरक कौन है? वह। तो मैंने क्या बताया? लड़की का पूरक कौन है? वह। वे कौन है? सैनिक हैं। अब देखो, प्रश्न पूछते हैं, वह है कौन? लड़की। वे हैं क्या? सैनिक, है ना? तो वे को परिभाषित कौन कर रहे हैं? सैनिक। वह को परिभाषित कौन कर रहा है? लड़की। अब वह है कोई भी हो सकता है, पर वह लड़की है। वह कौन है? लड़की है। तो ये क्या है? पूरक। तो इन 2-3 उदाहरणों द्वारा मैंने बताया आपको कि संज्ञा में कर्ता, कर्म और पूरक, इनका भी पूरा प्रभाव रहता है। मैंने ये बताया आपको कि संज्ञा के क्या हैं, कितने भेद हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं। चलिए, अब मैं आपको ये बताती हूं कि संज्ञा में विभक्ति चिन्हों का अर्थात परसर्ग का प्रयोग कैसे होता है। उदाहरण मैंने लिख रखा है, पुस्तक अलमारी में रखी है। दूसरा उदाहरण देखो, मोहन का भाई बीमार है। अब इसमें पुस्तक कहाँ रखी है? अलमारी में। मोहन का बीमार है कौन? भाई। तो क्या आ गया? का। मोहन और भाई किससे जुड़े हैं? मोहन और उसके भाई का संबंध कौन से परसर्ग से है? का से। संबंध कारक इसमें प्रयोग हुआ है। और देखिए, मैं अपनी बहन के लिए उपहार लाया हूं। मैं, ये तो स्वरनाम है, किसके लिए? अपनी बहन के लिए। ये क्या है? प्रसर्ग चिन्ह। तो देखो, अलमारी, मोहन और बहन, ये संज्ञा शब्द में कौन है? सॉरी, ये संज्ञा शब्द हैं, और इन संज्ञा शब्दों के साथ कौन से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है? में, का, के लिए। तो समझ में आया मेरे बच्चों कि संज्ञा में कारक चिन्हों का प्रयोग भी होता है, स्वरनामों का प्रयोग भी होता है, विशेषण का भी प्रयोग होता है। अब आप ये पूछेंगे, मैडम प्रसर्ग आ गए, तो आप हमें ये भी बताओ किस प्रकार संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण का प्रयोग कैसे होता है। चलिए, अब देखिए, छोटा लड़का खेल रहा है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। अब इन 2 उदाहरणों में देखो, लड़का कैसा है? छोटा है। घोड़ा किस रंग का है? काला है। तो ये दोनों संज्ञा में क्या है? विशेषण। तो संज्ञा से पहले लड़का संज्ञा है जातिवाचक, घोड़ा संज्ञा है जातिवाचक, क्योंकि इसमें घोड़े का कोई नाम नहीं है, कोई विशेषता नहीं, खाली घोड़ा है। पर घोड़े की विशेषता क्या, गुण क्या है? कि वो काले रंग का है, और लड़के की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? विशेषण। अर्थात संज्ञा शब्दों के साथ या संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण का भी प्रयोग होता है। संज्ञा शब्दों में कर्ता, कर्म और पूरक भी आते हैं। संज्ञा शब्दों में विभक्ति चिन्ह अर्थात प्रसर्ग का प्रयोग भी होता है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा वाक्य इन्हीं के साथ ही पूर्ण होता है। चलिए, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि संज्ञा क्या है, किस तरह है, इसके भेद उत्पत्ति के आधार पे कितने हैं, अर्थ के आधार पर कितने हैं, है ना? गणनीय, अगणनीय, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, संज्ञा में कर्ता, कर्म, पूरक, संज्ञा में प्रसर्ग, संज्ञा से पहले विशेषण शब्दों का प्रयोग, आदि आदि। और मैंने आपको ये भी बताया पद किसे कहते हैं, है ना? हम पदबंध भी करेंगे। मैं पानी पी लूं 1 मिनट। हम पदबंध भी करेंगे, भूलना मत, पदबंध भी करेंगे, लेकिन संज्ञा शब्दों को पद भी कहा जाता है। वैसे तो
संज्ञा हम करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें हम दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अविकारी और विकारी। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक के हिसाब से परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। और इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन के साथ हैं वो विकारी, और जो अपरिवर्तन के, जो इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तित हैं, वो क्या है? अविकारी। और ये क्या है? पद के। ठीक है। शब्द सार्थक समूह वर्णों का, वर्णों के भेद स्वर व्यंजन। तो याद रखें हर एक विषय जो हमने किया है हिंदी में वो एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अब हमने संज्ञा किया है तो इसके बाद स्वरनाम करेंगे, फिर विशेषण करेंगे, फिर काल करेंगे, फिर क्रिया करेंगे, है ना। और फिर हम आएंगे वाच्य पर, चेंज ऑफ वॉइस, अर्थात वाक्यों में हम किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कर्ती, क्रम, भाव, वाच्य, याद रखना। वाक्य हम कर चुके हैं। आप इसका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके सारे वीडियोस देखेंगे तो लिंक में आपको सब मिल जाएंगे। आप पढ़िए, जानिए, हिंदी को समझिए और प्रयास कीजिए कि जो भी हमारे चैनल द्वारा आपको दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ें। साथ ही साथ इसको शेयर करके सभी बच्चों को लाभान्वित करें ताकि उनके लिए भी पढ़ना लिखना आसान हो जाए। लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे लोगों के पास गुजारा करने का भी साधन नहीं है, तो हमारा प्रयास है कि हमारे इस चैनल द्वारा हर वो बच्चा पढ़ पाए जिसको आवश्यकता है। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्यू अवश्य दें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। और इसी तरह मैं, मेरा चैनल आपके साथ मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे और अपने प्रयास हम हमेशा जारी रखेंगे। नए नए तरीकों से सरलतम रूप से आपको हिंदी को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक और नया सब्जेक्ट, एक नया विषय शुरू करूंगी। देखते हैं वो क्या होता है, किस तरह से। लेकिन अभी आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर पूर्ण तरीके से फोकस करिए, ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने आप को सुबह की पहली किरण के साथ लाभान्वित करें। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं रेणु जैन आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।